नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ध्यान पाठशाला अकेडमी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। जो आज का टॉपिक है क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। इसमें हम बात करेंगे नर जनन तंत्र क्या होता है, उनके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट क्या-क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मानव जनन। मानव जनन क्या होता है, आप लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव जनन क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे मानव जनन की डेफिनेशन। अगर आप लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो मानव जनन होता है, मानव जनन की डेफिनेशन क्या है? जब कोई जीव अपने जैसे ही दूसरे जीव का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। और यह जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। मानव में जनन की प्रक्रिया लैंगिक होती है। जो मानव में जनन की प्रक्रिया होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रक्रिया होती है, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसा कि अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो अगर कोई जीव जनन न करे तो एक पीढ़ी के बाद उसका जो नॉमिनेशन होता है वह मिट जाता है। मतलब जो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी जो विकास होता है, अगर वह जना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करे तो उसका जो संतान की पीढ़ी दर पीढ़ी निशान होता है वो मिट जाता है। इसलिए जनन जो होता है जीवों की सबसे ज़रूरी क्रियाओं में से एक है। इसीलिए जो जीव होते हैं उनमें जीवों की सबसे ज़रूरी क्रियाओं में से एक होती है जनन। तो जनन इसी को बोलते हैं मानव जनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे व्हेन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक इटसेल्फ, दिस द प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस इज द एसेंशियल फॉर द community of life in humans. The reproduction takes place through a sexual process known as the sexual reproduction। मतलब जीवों में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतान उत्पन्न करने की, इसी को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, अगर ये संतान पैदा ना करें तो जो मानव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है या इनकी पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं मानव जनन, जिसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उम्मीद करता हूँ मानव जनन का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला हम आगे देखते हैं इसमें कि मानव जनन की प्रणाली क्या होती है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम होता है इसके बारे में थोड़ा हम बात कर देखते हैं कि क्या है। अगर आप लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो मानव जनन प्रणाली होता है। सबसे पहले अगर आप लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या है, मानव जनन की प्रणाली के बारे में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि मानव जनन में लैंगिक जनन जो होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। मानव जनन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और लैंगिक जनन होता है, जिसमें 2 प्रकार के जनन कोशिकाएँ गैमेट्स भाग लेते हैं। अगर इसमें आप लोग अब देखेंगे तो इसमें जो जनन कोशिकाएँ होती हैं 2 जनन कोशिकाएँ मुख्य रूप से भाग लेती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें 2 प्रकार की जनन कोशिकाएँ भाग लेती हैं। नंबर 1 की बात करते हैं शुक्राणु। स्पर्म जो होता है यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और अंडाणु जो ओवम होता है यह महिलाओं में बनते हैं ना। शुक्राणु जो होते हैं जिसे स्पर्म कहा जाता है, यह पुरुष में मेल में बनते हैं और जो अंडाणु ओवम होता है दोस्तों, यह जो होता है महिलाओं में बनते हैं, फीमेल में बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि प्रमुख जनन तंत्र होते हैं। अगर आगे इनके देखें तो इनके प्रमुख जनन तंत्र भाग होते हैं। अगर जनन तंत्र की बात करते हैं दोस्तों तो इनके जो 2 प्रमुख जनन तंत्र भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है नंबर 1 जो है और नर जनन तंत्र होता है और दूसरा जो है यह स्त्री जनन तंत्र है। अगर आप लोग नर जनन तंत्र की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना। अगर आप पहला बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव और अगर आप दूसरा बात करते हैं स्त्री जनन तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यहाँ पर आप इंग्लिश में देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, देयर आर द 2 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों इनके नर जनन तंत्र के भाग के बारे में, इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं।
यहाँ पर आप जो देखेंगे नर जनन तंत्र का परिचय। नर जनन तंत्र का परिचय की बात करते हैं तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, मानव जनन तंत्र होता है, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे कि वह सभी अंग जो पुरुष के शरीर में शुक्राणु बनाने, जमा करने और स्त्री के शरीर में पहुँचाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम नर जनन तंत्र कहते हैं। नर जनन तंत्र आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि वह सभी अंग जो पुरुष के शरीर में स्पर्म का निर्माण करते हैं और जमा करना और स्त्री के शरीर में उसे ट्रांसफ़र करना या पहुँचाने का कार्य करते हैं, उन्हें ही नर जनन तंत्र कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश में, तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस द स्टोर्स एंड द डिलीवर्स स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो स्पर्म होता है, उन्हें इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद जो उन्हें डिलीवर किया जाता है, मतलब पहुँचाया जाता है स्त्री के शरीर में, इसी को ही कहते हैं नर जनन तंत्र कहते हैं। अब इनके हम प्रमुख भाग के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, इनमें कौन-कौन से भाग पाए जाते हैं, कौन-कौन से भाग होते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे जो इनके मुख्य भाग होते हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग समझ लीजिए। यहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सब देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके जो मुख्य भाग होते हैं, ओवरव्यू के चक्कर में आप देखेंगे तो जो पहला भाग होता है वृषण, जिसे टेस्टिस के नाम से जाना जाता है, और दूसरा भाग जो होता है इसे बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण में जो होता है इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। तीसरा भाग जो है शुक्रवाहिनी, जिसे वास डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। और नंबर 4 पार्ट जो है इसे बोलते हैं सहायक ग्रंथियाँ, एक्सेसरी ग्लैंड। जो सहायक ग्रंथियाँ ही होता है अनेक ग्लैंड में यह मदद करता है। तो जो 5वां भाग है इसे लिंग बोलते हैं, जिसे पेनिस कहते हैं। तो ये 5 मुख्य भाग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। अब हम चलिए देखते हैं दोस्तों कि मुख्य भाग जो इनके जो 5 भाग है, इनको हम डिटेल्स में अध्ययन करते हैं कि ये कैसे कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में, वृषण क्या होता है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्या यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड ये है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, टेस्टिस हो गया। पीछे हम बात करते हैं थोड़ा इमेज के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा, तो आपको आसानी होगी सभी पार्ट के। अगर आप लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे टेस्टिस। ये जो ब्लैडर है ना, ये जो भाग आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं ब्लैडर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो होता है यह आपके इसी पे लगा हुआ है, क्या, जिसे बोलते हैं वास डिफरेंशिया। ये जो आपकी नली दिख रही है इसे बोलते हैं वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया में के ऊपर जो लगा हुआ है इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका पेनिस देख रहे हैं, पेनिस के जो नीचे साइड में जो लगा हुआ है इसे बोलते हैं इरेक्टिकल टिश्यू। इरेक्टिकल टिश्यू के नाम से जाना जाता है, जो कि ऊतक होता है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसे बोलते हैं सैक्रोटम इसे बोलते हैं, सैक्रोटम के नाम से जाना जाता है। टेस्टिस आप देख पा रहे हैं जिसे बोलते हैं वृषण। टेस्टिस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि वृषण के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे पेनिस यहाँ पर है, एपिडार्मिस की प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर यूरेथ्रा आप लोग देखेंगे तो ये जो आपकी बीच वाली नली है डायरेक्ट, जो आपकी जिसमें से मतलब यूरिन का प्रवाह होता है, निकलता है, उसी को बोलते हैं यूरेथ्रा। यहाँ पर आप देखें प्रोस्टेट ग्लैंड आप लोग देखेंगे कहाँ पर उपस्थित है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है यह सबसे गार्बेज है, जहाँ से आपका एक क्या ब्लैडर, मतलब एक क्या है जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद जो यहाँ पर आता है इसी को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके जस्ट नीचे पाया जाता है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। और वास डिफरेंशिया, ये वाली नली जो है इसी नली को ना,
ये जो नली है इसी नली को बोलते हैं वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, इस फिगर में भी वही दर्शाया गया है जो कि बहुत ही। अब आगे हम बात करते हैं ब्रेशर टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस क्या होता है। अगर आप लोग यहाँ पर टेस्टिस देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें बताया गया है कि टेस्टिस जो होता है शरीर के बाहर स्क्रोटियम में स्थित होता है। टेस्टिस जो होता है शरीर के बाहर है ना, जो टेस्टिस होता है शरीर के बाहर स्क्रोटम में स्थित होता है। शरीर का तापमान जो होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिससे शुक्राणु बनने में सहायता मिलती है। अगर अंदर की संरचना की बात करते हैं तो यहाँ शुक्राणु बनते हैं और इंटेस्टाइटल सेल जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल में जैसे एमसीक्यू बेस पर पूछ लिया जाए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन बनाता है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इंटरस्टिशियल सेल जो होता है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का काम करता है। पूछ लिया जाए कि कहाँ शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप लोग बता सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वहाँ पर शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे शरीर का जो तापमान होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिससे कि शुक्राणु बनने में सहायता मिलती है। यदि आप लोगों से किसी ने पूछ लिया कि शुक्राणु बन जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म बनता है उसे कितना टेम्परेचर में रखा जाता है। जैसे अगर आप स्पर्म बनाने की जब स्पर्म बनता है तो स्पर्म बनने के लिए उसके जैसे अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो स्पर्म नहीं बन पाएगा। उसे थोड़ा अनुकूल वातावरण चाहिए, टेम्परेचर की मात्रा कम होनी चाहिए, तब जाकर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर आप सोचिए कि जैसे कि क्यों ब्रेशर शरीर के बाहर, जैसे अगर आपसे मान लो कोई क्वेश्चन करता है, आप सोचिए क्यों ब्रेशर जो टेस्टिस होता है शरीर के बाहर होते हैं, क्योंकि शुक्राणु को बनने के लिए ठंडा तापमान चाहिए। जो शुक्राणु बनता है उससे बनने के लिए ठंडा तापमान चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे दही बनाने के लिए उसे सही तापमान पर रखा जाता है। जिस प्रकार से दूध को सही तापमान पर रखा जाता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रकार से स्पर्म का भी फॉर्मेशन होने के लिए इसे सही वातावरण या अनुकूल टेम्परेचर में चाहिए, तब जाकर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, आगे आप सब देखने की कोशिश करेंगे अधिवृषण के बारे में। एपिडाइडिमिस क्या होता है। अगर यहाँ पर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे एपिडाइडिमिस के बारे में, तो एपिडाइडिमिस क्या होता है, यहाँ पर जो आपका अंडकोश होता है वृषण के ऊपर स्थित एक लंबी घुमावदार नली को एपिडाइडिमिस कहते हैं ना। जो आपका अंडकोश होता है, अंडकोश वृषण के ऊपर स्थित एक लंबी घुमावदार नली को एपिडाइडिमिस कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक नली शुक्राणुओं को संग्रहित करने और परिपक्व मैच्योर करने का कार्य करती है। जो एक नली होती है, जो एक स्पर्म का नली होती है, वह संग्रहित करती है, इकट्ठा करती है और परिपक्व मैच्योर करने का कार्य करती है। जो इसकी लंबाई होती है लगभग 6 मीटर तक होती है। यहाँ शुक्राणु जो होते हैं परिपक्व होकर गर्भाधान के लिए सक्षम बनते हैं। यहाँ पर जो शुक्राणु होते हैं स्पर्म होते हैं, उन्हें मैच्योर बनाया जाता है। मैच्योर होने के बाद वह जो होते हैं गर्भाधान के लिए सक्षम हो जाते हैं, तब उन्हें जो है किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है कि शुक्राणु जो होते हैं बिना परिपक्व हुए निषेचन नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें आपसे बात की जाए कि जैसे स्पर्म जो होते हैं, अगर स्पर्म मैच्योर नहीं है तो वह जो है निषेचन नहीं कर सकता है। जब मैच्योर परिपक्व हो जाता है तब वह जो है फर्टिलाइजेशन करने के लिए मैच्योर परिपक्व हो जाता है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, अगला टॉपिक आपका है शुक्रवाहिनियाँ, वास डिफरेंस जिसे कहते हैं। वास डिफरेंस अगर आप लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो वास डिफरेंस जो है इसमें बताया गया है कि सबसे पहला पॉइंट अगर आप लोग देखेंगे कि अधिवृषण से शरीर होकर, जो अधिवृषण है अधिवृषण से शरीर होकर मूत्राशय के पीछे जाकर वीर्यवाहिनी में मिलती है। जो आपका अधिवृषण है अधिवृषण से शुरू होकर मूत्राशय के पीछे जाकर वीर्यवाहिनी में मिलती है, यह वास डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं शुक्राणु को आगे लाने का कार्य करता है। जो शुक्रवास डिफरेंस होता है, शुक्राणु जो स्पर्म आपका होता है उसे आगे ले आने का कार्य करता है, जिसे आप लोग समझ जाइए एक पुश का कार्य करता है। और यह नसबंदी वास इक्टोमी इस नली को काट कर की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि नसबंदी कैसे होता है, जो है शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस की जो नली होती है
उसी नली को काट दिया जाता है, नली को काट दिया जाता है जिसे बोलते हैं वैसोएक्टोमी ना, यही नली है। इसी नली को जो काट दिया जाता है तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वह बंद हो जाता है, स्पर्म नहीं निकल पाता है, तो इस प्रक्रिया से जो होता है इसी को बोलते हैं नसबंदी। अगर आप लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर कोई पुरुष अस्थायी गर्भ निरोध चाहता है, यदि कोई पुरुष ऐसा है जो चाहता है कि हमको मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं जाना है, या उसे गर्भ निरोध नहीं चाहता है, तो उसे इस नली को बांध दिया जाता है, जिसे बोलते हैं नसबंदी, जिसे बोलते हैं नसबंदी कहते हैं। पहले के लोग इसी को नसबंदी कराते थे, ऑपरेशन के द्वारा इस नली को कटवा दिया जाता था। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आपका जो है, अगला आपका देखते हैं सहायक ग्रंथियां के बारे में। सहायक ग्रंथियां आपके कौन कौन से होते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर देखने की कोशिश, जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, सहायक ग्रंथियां एसेसरी ग्लैंड पुरुष जनन तंत्र की वे ग्रंथियां होती हैं जो शुक्राणु को पोषण देने वाले और उनकी रक्षा करने वाले तरल पदार्थ फ्लूइड्स का स्रावण सिक्रीशन कराती हैं। ये ग्रंथियां जो होती है वीर या सेमेन के निर्माण में मदद करती हैं। जो आपके सहायक ग्रंथियां होती हैं या आपका जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इन सब के बनाने में वीर ग्रंथियों को निर्माण करने में ये तीनों जो ग्रंथियां पाई जाती हैं ये मदद करती हैं। चले हम देखते हैं कि ये 3 ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। इनकी जो होती है मुख्य सहायक 3 ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला हम इनकी बात करते हैं जो इनमें पहला ग्रंथि पाई जाती है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, पहला ग्रंथि जो है आपका वेरिकोस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल ना, जिसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। अगर आप लोग सेमिनल वेसिकल के बारे में बात करते हैं तो यह एक गाढ़ा छारी एल्कलाइन तरल स्रावित करती है, जिसमें फ्रक्टोज होता है ना, यह शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। जो वीरकोस का काम होता है वह एक गाढ़ा तरल द्रव पदार्थ होता है जो कि छारी होता है ना, तरल स्रावित करता है, जिसमें फ्रक्टोज होता है। यह एक शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। अगर आप लोग प्रोस्टेट ग्लैंड को यहाँ पर देखेंगे तो यह एक पतला दुधिया और क्षारीय द्रव बनाती है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है एक पतला दुधिया और क्षारीय द्रव बनाती है, और यह जो होती है योनि के अम्लीय वातावरण को निष्क्रिय करता है। और जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जो योनि होती है, उसका अम्लीय वातावरण जो होता है, अम्लीय वातावरण को निष्क्रिय करता है ताकि शुक्राणु जीवित रह सके ना। जो योनि होता है उसे अम्लीय वातावरण से निष्क्रिय करता है। निष्क्रिय का मतलब खत्म कर देता है, मतलब उसे डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट करने के बाद ताकि जो शुक्राणु होते हैं वह शुक्राणु जीवित रह सकें, यह प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा नंबर अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो कूपर ग्रंथि। तीसरा नंबर आपका है कूपर ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका क्या काम होता है। यह एक चिपचिपा और तरल स्रावित करती है ना। यह जो होता है यह एक चिपचिपा तरल स्रावित करती है जो मूत्रमार्ग यूरेथ्रा को चिकना करता है ना। जो कूपर ग्रंथियां होती हैं यह एक चिपचिपा तरल स्रावित करती है जो कि मूत्रमार्ग को चिकना करती है। इसमें जो होती है वीर्य के प्रवाह को आसानी होता है, जिसमें स्पर्म आपका होता है, जिस रास्ते से स्पर्म जाता है, ताकि स्पर्म को जाने की परवाह में मतलब जाने में कोई दिक्कत न हो और आसान किया जा सके, और शुक्राणु जो होते हैं सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर इससे आसानी मतलब कि इसमें वीर्य के प्रवाह में आसानी होती है और शुक्राणु सुरक्षित रहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सहायक ग्रंथियाँ जो होती हैं शुक्राणु की रक्षा, पोषण और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वीर्य के निर्माण में सहयोग करती हैं। अगर आप यहाँ पर टोटल पूछा जाए कि अगर आपसे यहाँ पर पूछ लीजिए कि सहायक ग्रंथियाँ क्या काम करती हैं किसी से, तो आपको क्या बताना है कि सहायक ग्रंथियाँ जो होती हैं वह शुक्राणु को रक्षा करती हैं, पोषण और परिवहन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और जो होती हैं वीर्य निर्माण मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन में सहयोग करते हैं। इसी को बोलते हैं सहयोग मतलब सहायक ग्रंथियाँ। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों पेनिस के बारे में, लिंग के बारे में बात करते हैं। लिंग जो होता है यह आपका सबसे बाहरी अंग होता है ना। लिंग जो होता है यह आपका सबसे बाहरी अंग होता है। अगला बात करते हैं इसमें यूरिन और शुक्राणु दोनों को बाहर निकालने का रास्ता। जो आपका लिंग है इसमें यूरिन और शुक्राणु जो होता है दोनों को बाहर निकालने का रास्ता होता है।
लिंग में यूरेथ्रा नामक नली पाई जाती है। क्या? जो आपका लिंग होता है उसमें एक यूरेथ्रा नामक नली पाई जाती है। और स्खलन के दौरान शुक्राणु जो होता है स्त्री जनन तंत्र में स्थानांतरित होता है। जब आप स्खलन करते हैं तो स्खलन के दौरान जो शुक्राणु होता है वह आप स्त्री जनन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्थानांतरित कर देते हैं। और जो लिंग होता है यह सबसे आपका बाहरी भाग होता है, जो कि सबसे जो ऊपरी पार्ट जो सबसे होता है वह बहुत संवेदनशील होता है। ऊपरी पार्ट जो होता है वह सबसे आपका बहुत संवेदनशील होता है। संवेदनशील होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे अगला टॉपिक। अब निष्कर्ष की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर निष्कर्ष आपका आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पुरुष जननतंत्र जो होता है, पुरुष जननतंत्र की हर संरचना का एक खास कार्य होता है। जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वह उसका एक संरचना का खास कार्य होता है। यह एक संगठित प्रणाली है। क्या यह एक संगठित प्रणाली है जो जीवन की शुरुआत का आधार है, जो आपके जीवन के शुरुआत के आधार पर बटा हुआ है। अब आपसे यहाँ पर लिया गया है आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं कि मतलब आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है, वृषण में कौन से दो मुख्य कार्य होते हैं ना। पहला हो गया कि वृषण में कौन से दो मुख्य कार्य होते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया कि सहायक ग्रंथियों का नाम और कार्य बताइए। आप लोग सहायक ग्रंथियों का नाम बताइए और कार्य बताइए। तीसरा प्रश्न हो गया कि प्रोस्टेट ग्रंथि और कूपर ग्रंथि का कार्य क्या होता है। तीसरा प्रश्न हो गया कि प्रोस्टेट ग्रंथि और कूपर ग्रंथि का कार्य क्या होता है। यहाँ पर आप इन तीनों का क्वेश्चन बहुत ही आप लोग शार्ट क्वेश्चन के माध्यम से इसे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में देने से आप लोगों को क्या होगा, जो आप लोग क्वेश्चन वहाँ पर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे वो आप सबको तुरंत याद हो जाएगा। आप लोग कमेंट में उत्तर नहीं लिखते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इसीलिए आपको कोई प्रश्न याद नहीं होता। आप लोग क्वेश्चन का आंसर जो पूछा जाए उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो क्वेश्चन आपको याद ही हो जाएगा उसका उत्तर। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव का कार्य क्या होता है, उनके पार्ट के बारे में बात करेंगे और उनको भी हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।